गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रियंकी प्रसाद गुप्ता, रिंकू गुप्ता, पंकज सरोज, रवि, प्रशांत कश्यप। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोई सवाल है भाई? सही से सुनाई दे रहा है? मोहित राघवेंद्र, बताने के बाद थोड़ा सा आज तबियत ऐसी है, आवाज़ देखने के बाद थोड़ी सी ऐसा ना होगी, क्लियर ना सुन रहा हो। तुम कह रहे जय माता दी, जय माता दी, तुझे कह रहे जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बाबा विश्वनाथ की नगरी से दंडवत प्रणाम कर रहे हैं शुभम पाठक जी, अमित राज कर रहे हैं राम राम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो कल हमने क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, और अभी मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ाया नहीं था उसमें, अभी बेसिक बेसिक बातें की थी, आज हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपको से पानी की समस्या हो रही है, वॉइस क्लियर है? चलो देखो, मैं एक बार पहले एक मोटा मोटा से आपको रिवाइज कराता हूँ। कल जो हमने क्लास पढ़ी थी, शायद वो कल एक बैच में क्लास ऐड होनी पाई, बच्चे मेरे पास कमेंट आ रहे थे, वो आज ऐड हो जाएगी। कल हमने केवल बताया आपको कि भाई जो मैग्नेट होती है, जो काला सा पदार्थ है जिसे हम बचपन में यूज करते थे, वो एक लोह अयस्क है, आयरन ओर है, जिसका नाम मैग्नेटाइट है। जो काला सा पदार्थ हमने बचपन में यूज किया, तो मैंने कहा कि कई प्रकार का हो सकता है, उसकी शेप कई प्रकार की हो सकती है, पर शेप कैसी भी हो, सबके पास एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होगा। अच्छा, नॉर्थ और साउथ में कैसे पता चला? क्योंकि जब हम किसी चुंबक को फ्रीली स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे, तो हमने पढ़ा था कि हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ होती है, इसलिए जो इस उसका नॉर्थ की तरफ उसे नॉर्थ पोल कह देंगे, जो साउथ की तरफ उसे साउथ पोल कह देंगे। आपको चुंबक नॉर्थ साउथ में होती है, उसका मैंने रीजन बताया कि हमारी धरती से बिहेव करती है कि उसके अंदर एक चुंबक पड़ा हुआ है, अंदर वाला चुंबक बाहर चुंबक को अट्रैक्ट करता है, तो नॉर्थ साउथ में होता है। फिर हमने पढ़ा कल क्लास में चुंबक को कितनी बार तोड़ दो, नॉर्थ और साउथ पोल को हम अलग नहीं कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा। फिर हमने कल पढ़ा क्लास में कोई भी चुंबक है, उसके आसपास एक पर्टिकुलर क्षेत्र होगा, जिसमें अगर दूसरी चुंबक आएगी तो उसमें कोई लो चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आएगा, तभी फोर्स लगेगा। उसने चुंबकीय क्षेत्र का, और चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम चुंबकीय रेखाओं का यूज करते हैं, जिनकी दिशा चुंबक के बाहर होती है नॉर्थ से साउथ और अंदर होती है साउथ से नॉर्थ, यानी कि ग्लोज कर्व बनाती है। यहाँ तक क्लास हम कल क्लास पढ़ चुके हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि कल क्लास सबको क्लियर होगी, ठीक है। आज प्रैक्टिस बैच में क्लास नहीं हो पाया, थोड़ा ठीक नहीं थी। अभी ये वाली क्लास में सोच रहा था कि लोग नहीं लूँ, पर थोड़ा ठीक लग रहा था, बल्कि मैं नहाया भी आज तो, जैसे क्लास के बाद नहाएंगे, तो ये पता नहीं पेन होता सुबह, क्लास आपको खत्म करके फिर आराम से फिर नहा धो के डॉक्टर के पास भी जाना। आज पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड कराना, फुल एब्डोमेन का ना, क्या दिक्कत है क्या नहीं। मैं पिछले पीडीएफ लिया, वो मेरे याद ही नहीं है, ठीक है। चलो अब करता जी क्लास शुरू, कमेंटबाजी कम करना, यहाँ देखना। ये हमारे पास में मैग्नेट थी, ठीक है, इसके पास दो पोल थे, नॉर्थ और साउथ, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, हमने कल देखा था कि इनकी डायरेक्शन जो है चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, नॉर्थ से साउथ, और चुंबक के अंदर होती है साउथ से नॉर्थ, है ना। ये बनाते क्लोज करो। अब इसमें जो मैं अगली दो तीन बातें बताने वाला हूँ, ये बड़े काम की हैं, ये ध्यान से देखना, मैं लिखा दूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर, ठीक है। ये बच्चा कह रहा है कि आप खाते बोलते से तबियत खराब हो जाता है, मतलब इसका चाय पीते देखने से लगा कि मास्टर जी खराब होते हैं। चलो ये बच्चा कह रहा आरआरबी जेईई में वैकेंसी बहुत कम है, जोन वाइज तो बहुत ही कम है। अरे भैया जोन वाइज कम है तो फिर एक जोन में तो बच्चा फॉर्म भरेगा किसी एक में, तो वैसे नंबर स्टूडेंट भी बढ़ जाएंगे, और वैकेंसी भाई जितनी रिक्वायरमेंट होगी किसी डिपार्टमेंट को उतनी वैकेंसी लेगा वो। अब भारतीय जनसंख्या तो 150 करोड़ है, अब 1 करोड़ तो वैकेंसी निकल नहीं सकती है ना, कई बार प्रैक्टिकली भी सोचो। दूसरा कंपटीशन तो देखो भाई है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, हम ऐसे दौर में पैदा हुए हैं कि यहाँ ज़्यादा कंपटीशन है, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि वैकेंसी कम है तो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, तैयारी करना छोड़ देंगे। मैंने जिस एग्जाम की मैंने पेपर पास करके जॉब ली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में, उसमें टोटल जो वैकेंसी थी, टोटल वैकेंसी थी 15 कंप्लीट, और जिसमें कि मेरी कैटेगरी में तो केवल 6-7 ही वैकेंसी थी जनरल की। तो अब मैं सोचता कि 6-7 ही वैकेंसी है टोटल, तैयारी नहीं करोगे पेपर देके नहीं आओ, है ना। 15 वैकेंसी में 6-7 वैकेंसी 6-7 में भी हो गया, तो इन चीज़ों से बाहर निकलो। अब जो आपके सामने वो है, अब ये रोने से कुछ नहीं होगा कि वैकेंसी कम है, ज़्यादा है, फलाना है ना। ग्रुप डी में पहले 1 लाख वैकेंसी आती थी, इस बार 32,000 आई है, तो वो या तो आप ये निकालो कि 4 दोस्तों के साथ बैठो, 1 घंटा केवल इसी के डिस्कस कर रहे हो, वैकेंसी कम है ज़्यादा, बस कुछ लड़के क्या करते हैं केवल डिस्कशन करते हैं, दोस्त आगे 4 पूरा का पूरा दिन उसी के साथ निकाल दिया, पढ़ना नहीं है बस। तो जब आपको पता है कि भाई ये है, अब उसमें क्या कर सकते हैं, हमें बेस्ट और क्या एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। अब उसमें कोई उपाय तो है नहीं, है ना। तो कई बार थोड़ा सा चर्चा कम करनी है, और जो चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना, प्रैक्टिकलिटी पे। अब देखो अब मैंने थोड़ा कमेंट हटा दिया क्योंकि पहले हमारे 10 मिनट खराब हो गया। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये जो हमें बताती है किसी चुंबक के आसपास का क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए बनाते हैं। हम क्यों बनाते हैं, इसके कई फायदे होते हैं। जैसे मान लो मैं कई बार आपके सामने से कर दूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और मैं ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो मान लो शो कर दी, तो यहाँ से आपको इनसे फायदा क्या होता है? आपने देखा कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चुंबकीय बल रेखाएं ये नजदीक नजदीक हैं, क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को। अगर कहीं पे चुंबकीय बल रेखाएं बहुत नजदीक नजदीक हो, जैसे मैं पॉइंट ले लूं ए, मैं पॉइंट ले लूं बी, और आपसे पूछे कि पॉइंट ए और बी में से किस पॉइंट पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, आप पॉइंट ए पर बताओगे। तो अगर आप यहाँ पे छोटा सा एरिया ले लो, यहाँ पे पॉइंट ए के आसपास और पॉइंट बी के आसपास उतना बड़ा एरिया ले लो, तो पॉइंट बी के आसपास उतने क्षेत्र में से केवल एक ही चुंबकीय रेखा गुजर रही है, और यहाँ गुजर रही कितनी 1 2 3, यानी कि क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रदर्शित करती है, और सेपरेटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेपरेटेड दूर दूर है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वीक है, वो हम ये जो रेखाएं बनाएंगे उनसे बता सकते हैं। या मैं आपके सामने ये बिल्कुल ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल बना दूं पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस बराबर दूरी पर, ऐसे जब भी मैं आपके सामने कहूंगा कि मेरे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र को मैं बिल्कुल पैरेलल लाइनों से शो करूं, और पैरेलल लाइन बिल्कुल बराबर दूरी पर हो, तो बेटा हमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र एक समान बिल्कुल हर जगह एक जैसा है, तो हम पढ़ेंगे आगे मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी 2 टेस्ला, यहाँ भी 2 टेस्ला, हर जगह सेम है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हर जगह ना इंटेंसिटी कम ना ज्यादा, तो पैरेलल लाइन बनाएंगे समांतर रेखाएं बराबर दूरी पे। लेकिन किसी का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, कहीं पे वीक है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको क्लोज क्लोज दिखेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और दूर दूर दिखेंगे तो वीक को करेगा। तो मैं आपसे कहूं कि पॉइंट जो मेरे पास में ये ए है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है B1, और पॉइंट B है, मैग्नेटिक फील्ड है B2। मैग्नेटिक फील्ड को B से लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र को, तो कहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है इस पॉइंट ए पर, तो जो B1 मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रॉन्ग है B2 से। और एक ऐसा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म
मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को कैसे प्रदर्शित करेंगे हम? समानांतर रेखाएं होनी चाहिए, पैरेलल लाइन होनी चाहिए, इक्वल डिस्टेंस, बराबर दूरी पर, एक समान। और क्लोज जहां पर होंगी, नजदीक नजदीक होंगी, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रदर्शित करेगा, जहां दूर दूर होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। तो ये डायग्राम बना लो, चाहो तो आप इसमें लिख भी सकते हैं। क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड while separated magnetic field line, separated magnetic field lines represents weak magnetic field। हिंदी में लिखेंगे, यदि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, ये चुंबकीय बल रेखाएं एक ही बात है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं नजदीक हो तो वे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, और यदि वे दूर हो तो निर्बल चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, यदि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं नजदीक नजदीक हो तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, और यदि वे दूर दूर हो तो निर्बल चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। डायग्राम बना सकते हैं, अगर नजदीक नजदीक है तो जो मैग्नेटिक फील्ड B1 वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर दूर दूर है तो पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र है वो वीक है, और ये अगर एक्स बिल्कुल ऐसे बनी हुई है, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, ये जो ऐसे मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं ना, इन सब पेपर में वो 3-4 पॉइंट बना के क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, अच्छा दूसरा आ जाओ। अब बेटा हमने किसी चुंबक के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र बनाया है, तो चुंबकीय क्षेत्र हम चुंबकीय बल रेखाओं से दिखाते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं से। ठीक है, अभी इनका हमारे पास और क्या फायदा है? एक तो मैंने बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करेंगे, कि मैग्नेटिक फील्ड एक समान है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, वो तो है ही। अब आते हैं पेपर के मुद्दे पर, जहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है, अगर देखना। ठीक है, तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स वैसे समझो, जैसे मान लो मेरे पास कोई सरफेस है, तो इसके लंबवत, इसके परपेंडिकुलर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चुंबकीय रेखाएं बहुत ज्यादा गुजर रही हो, मतलब किसी सतह के लंबवत परपेंडिकुलर बहुत सारी चुंबकीय रेखाएं गुजर रही हो, तब मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज्यादा है। जितनी रेखाएं ज्यादा गुजरेंगी मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। मान लो कि किसी क्षेत्र से केवल 2-4 रेखाएं गुजर रही हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, पहले जो बताया था सुनो, आगे से आगे ज्ञानी कम से कम बनो। क्या सुनो, अभी मेरे पास में चुंबकीय रेखाएं हैं, अगर मैंने किसी पॉइंट पर टेंजेंट स्पर्श रेखा खींच लूं, जैसे मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पर एक पॉइंट ले लिया, एक ले लिया, एक ले लिया, तो किसी पॉइंट पर जो आप ये टेंजेंट स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये स्पर्श रेखा उस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। यानी कि चुंबक के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र है, हमने इसे चुंबकीय रेखाओं से दिखाया, तो चुंबकीय रेखा पर जो आप टेंजेंट खींचते हैं आपको बताएगी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर को है, इस पॉइंट पर इधर को है, इस पॉइंट पर इधर को है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर को है, और इस पॉइंट पर इधर को है। यानी किसी भी पॉइंट पर जो आप टेंजेंट खींचते हो, वो टेंजेंट आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। या अगर मैं यहाँ पर एक कंपास रख दूँ, कंपास, तो उस कंपास का बेटा जो नॉर्थ पोल है, उस नॉर्थ पोल पे किधर को बल लगेगा वो आपको बताएगी टेंजेंट। यानी अगर मैंने यहाँ पे कंपास रखी, तो उस कंपास का जो नॉर्थ पोल है, जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल रखा, तो नॉर्थ पोल इधर को भागेगा, वो नॉर्थ पोल ये किधर को भागेगा, वो नॉर्थ पोल भागेगा, ये ऐसे ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। जिधर पे 33 पॉइंट पर टेंजेंट खींच लो, तो जिधर को टेंजेंट जाएगी, इसका नॉर्थ पोल ठीक उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, इनके किसी बिंदु पर खींची गई टेंजेंट स्पर्श रेखा क्या बताएगी? इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बताती है कि उस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। या तो पेपर में लिखा मिलेगा, या अगर उस पॉइंट पर कोई कंपास रखते हैं तो उस कंपास का नॉर्थ पोल किधर को भागेगा। एक क्वेश्चन लिख देगा कि कंपास के साउथ पोल पर बल किधर को लगेगा, ये बताएगा। एक लिख देगा कि कंपास का नॉर्थ पोल पर बल किधर को लगेगा, ये बताएगा। तो नॉर्थ पोल किधर को भागेगा ये मैं बताती है टेंजेंट। थोड़ा समझना कि जो हमने कोई चुंबक ली, उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उन्हें हम चुंबकीय रेखाओं से दिखाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दिखाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी बिंदु पर हम टेंजेंट खींचते हैं, तो टेंजेंट हमें बताएगी कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पर ये है, इस पॉइंट पर ये है। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन का पता चलेगा। या लिखा मिलेगा कि ठीक उस बिंदु पर कोई कंपास रखते हैं, उस कंपास के नॉर्थ पोल पर किधर को बल लगेगा ये आपको बताएगी। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, लिखेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, इसका डेफिनेशन जो है दूसरी लिखता हूँ, बड़ी डेफिनेशन है the tangent at a point on magnetic field lines, the tangent at a point on magnetic field lines gives direction of magnetic field at that point or gives the direction of force on north pole of a magnetic compass placed at that point। हिंदी में लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वो रेखा होती है एक ही बिंदु पर टच करे, इसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, या उस बिंदु पर रखे चुंबकीय कंपास के उत्तरी ध्रुव पर बल की दिशा बताता है। बताऊँ जब आपसे मैं बाद में क्वेश्चन पूछूंगा
पीडीएफ वगैरह से तो सारे पॉइंट आएंगे वहाँ पे कि किसी एक हमारे पास चुंबक के आसपास जो चुंबकीय बल रेखाएं हम खींचते हैं, तो अगर उससे किसी बिंदु पर हमें किस स्पर्श रेखा खींच लें तो स्पर्श रेखा क्या बताएगी, स्पर्श रेखा में बताएगी कि किसी पॉइंट पर हमने स्पर्श रेखा खींची है, इस पॉइंट में मैग्नेटिक डायरेक्शन इधर को है, इस पॉइंट में मैग्नेटिक डायरेक्शन इधर को है, इस पॉइंट में मैग्नेटिक डायरेक्शन इधर को है, या अगर मैं यहाँ पे कंपास रख दूं उस कंपास का नॉर्थ पोल इस पॉइंट पे इधर को भागेगा, इस पॉइंट पे लगभग पैरेलल हो जाएगा, इस पॉइंट पे इधर को भागेगा, तो जो कंपास है उसके नॉर्थ पोल पर बल किधर को लगेगा या फिर आपको ये बताएगा। ठीक है, ये बात आपको कितना समझ में आई ये हमें अगले पॉइंट से पता चलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताओ क्या दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं, हाँ या ना, काट सकती हैं कि नहीं, कभी कभी काट सकती हैं या कभी नहीं काट सकती। ठीक है, ये बताना आपको। अभिषेक चंद्रा राज ने तो लिखा आपने, देखो ये आपने 10th क्लास में 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, लगभग हर तीसरे साल ये सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं क्या एक दूसरे को काट सकती हैं, अगर नहीं तो क्यों, अगर हाँ तो क्यों। ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, ध्यान रखना, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती क्यों। अगर मैं मान लूं कि दो एक दूसरे को काट रही हैं तो क्या होगा, ये पॉइंट बना, यहाँ पे कट लगेगा, ये कट लगा, यहाँ पे पॉइंट बनाइए। अब इस पॉइंट पे आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो स्पर्श रेखा की 2 डायरेक्शन आ गई, एक इस वाले पॉइंट पे स्पर्श रेखा यहाँ पे आ गई और इस लाइन के साथ स्पर्श रेखा यहाँ पर आ गई, यानी एक ही पॉइंट पर 2 स्पर्श रेखा का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे कंपास कर दूंगा तो उसका नॉर्थ पोल ये वाली स्पर्श रेखा करेगी, नॉर्थ पोल उसका इधर होना चाहिए और ये वाली करेगी उसका नॉर्थ पोल इधर होना चाहिए, यानी एक ही पॉइंट पर जो नॉर्थ पोल है उसके ऊपर बल की 2 दिशाएं आ जाएंगी, या एक ही पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं आ जाएंगी। तो स्पर्श रेखा क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बताती है। ये जो नॉर्थ पोल रखा है, ये जो नॉर्थ पोल रखा हुआ है ये बताती है कि जो नॉर्थ पोल रखा हुआ है उस पर बल किधर को लगेगा, तो ये एक ही पॉइंट पर 2 डायरेक्शन हो सकती है, किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पॉइंट पे ये होगी या फिर ये होगी, ये थोड़ा कि एक ही पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। या अगर एक ही पॉइंट पर 2 डायरेक्शन होंगी टेंजेंट की तो आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कंपास रखेंगे तो उसके नॉर्थ पोल पर बल एक बता रहा किधर, एक बता रहा किधर, यहाँ पर रखा जो कंपास नॉर्थ पोल कभी इधर कभी इधर कभी इधर रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं, जबकि ऐसा कभी होता ही नहीं है। यानी कि अगर हम ये मान लें कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये सही क्यों नहीं है, इसकी वजह यह है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन आ जाएंगी, या एक ही पॉइंट पर जो कंपास रखा होगा उस पर बल की 2 दिशाएं आएंगी, जो कि संभव नहीं है। एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है, इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट पे एक डायरेक्शन होगी, इस पे होगी, ऐसा नहीं होगी एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो। तब लिखेंगे टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर intersects each other. Two magnetic field lines never intersects each other because at intersection point we can draw two at intersection point we can draw two tangents because at intersection point we can draw two tangent which represents two direction of magnetic field at a single point which is बिंदु पर जो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाओं को बताता है, जो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाओं को बताता है, जो कि असंभव है कि एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं आए, ये संभव नहीं है। एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन होगी। तुमने दोबारा क्या बोला, आपसे एक पेपर में वो एक्सप्लेनेशन तो मांगेगा नहीं, क्योंकि आप तो ऑब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हो, वो तो कहेगा नहीं कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती, बताइए क्यों। तो आप बोलोगे कटान बिंदु पर जो कटान बिंदु है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक बिंदु पर हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो 2 स्पर्श रेखाएं मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन बताएंगी, एक ही पॉइंट पर 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए संभव नहीं है। वो आपसे क्या कहेगा, आपसे कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक में लिख देगा कि चुंबकीय बल रेखाएं अगर बराबर दूरी पर हो और समानांतर हो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, ठीक है। अगर चुंबकीय बल रेखाएं नजदीक है तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रदर्शित करती है, सही है। एक में लिखेगा दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं, आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। तो 3-4 ऑप्शन बनाएगा इनकी प्रॉपर्टी से, या कई बार से पूछ लेगा कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं क्यों, फिर 4 ऑप्शन बना देगा और एक में लिखा होगा कि एक ही बिंदु पर 2 दिशाएं होंगी चुंबकीय क्षेत्र की, जो कि असंभव है। तो अपने हिसाब से कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो हमारे पास में अभी तक हम कैसे पढ़ रहे हैं, अभी हम चुंबक के आसपास की बात सुविधा के लिए बनाया कि भाई चुंबक के आसपास जो क्षेत्र है वो स्ट्रॉन्ग होगा तो हम बच्चों को कैसे समझा दें, वो एक समान है तो कैसे समझा दें, वो वीक है तो कैसे बता दें। तो हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया, कोई रेखा दिखती नहीं है। कभी आपने देखा घर में चुंबक रखी आपने, उसके आसपास के चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं आपको दिखाई दे रही हो, वो नहीं दिखेंगी, उन्हें दिखती नहीं है। ये काल्पनिक रेखाएं हमारे अपने खुद की सुविधा के लिए हैं, ताकि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते समय बार-बार बच्चा ना पूछे कि वीक है कि स्ट्रॉन्ग है कि एक समान है कैसा है ना, तो इसलिए ठीक। चलो अब यहाँ पर आते हैं, अब लिखेंगे आप OERSTED, ओस्ट्रेड
एक्सपेरिमेंट, ये 1820 में दिया गया, इसका ईयर पूछ लेता भाई, याद रखना। पोस्ट ट्रेड का प्रयोग 1820 में, पोस्ट ट्रेड का प्रयोग, पोस्ट ट्रेड का प्रयोग, एक साइंटिस्ट है पोस्ट ट्रेड, उनके नाम पे है ये, ठीक है। OERSTED नाम की स्पेलिंग बड़ी अजीब सी है इनके, पोस्ट ट्रेड का प्रयोग। बाहर के साइंटिस्ट ऐसे होते हैं, अजीब सा नाम रहते हैं इनके। देखो इन्होंने कहते हैं कि ये एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट से एक एक्सीडेंटल ऐसे ही कुछ चीज़ से बहुत बड़ी चीज़ निकल कर आई, उसे देखना। ऐसा बच्चे ज़्यादा देखना है यहाँ पे, ये एक्सीडेंटली एक एक्सपेरिमेंट कैसे निकल के आया, इसने बहुत बेहतरीन में जानकारी दी इस चीज़ को। थोड़ा सा इधर बना लो, पीछे बना लो। यहाँ समझना कि ये एक साइंटिस्ट है ऑस्ट्रेड, अब उन्होंने क्या किया, ऐसे अपनी लैब में काम कर रहे थे, तो उनकी लैब में एक ऐसा सर्किट बना हुआ था, जैसे बैटरी लगी हुई है, उन्होंने बैटरी जो है वो किसी चीज़ से बैटरी कनेक्ट रखी थी, कि मान लो कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, जैसे बल्ब है, पंखा है, कुछ भी है, उनका एक सर्किट बना हुआ था जिसमें बैटरी लगी हुई थी, और पूरा पूरा सर्किट बना हुआ था, तैयार था उनका। अब क्या हुआ था कि बाय डिफॉल्ट उसके पास में कंपास भी रखा हुआ था, मैग्नेटिक कंपास। अब उन्होंने क्या किया, वो कंपास बिल्कुल चुपचाप रखा हुआ है, कंपास है, कमरे में कोई चुंबक नहीं है, केवल एक मैग्नेटिक कंपास है। उन्होंने जैसे स्विच ऑन किया, ये प्लग में स्विच ऑन किया तो सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट पास करने लगी। तो जैसे सर्किट से करंट पास करी, जो कंपास यहाँ पर रखी थी इसके पास में, ये डिफ्लेक्ट होकर हिलने लगी, हिला रही कंपास मिल रही है। उन्होंने सोचा कि यहाँ तो कमरे में कोई चुंबक रखी नहीं है, उन्होंने क्या किया, ये स्विच ऑफ किया, फिर से ऑन किया, ऑन करते फिर से कंपास की सुई हिली, फिर उन्होंने ऑफ किया, फिर ऑन किया, तो उन्होंने क्या देखा, वो कंपास है, कंपास के अंदर तो मैग्नेटिक निडल है, जो चुंबकीय सुई है, तो चुंबकीय सुई किसी चुंबक के आसपास हिल सकती है, किसी चुंबक के क्षेत्र में हिल सकती है। अब ये कहने की कंपास यहाँ रखी है और चुंबक अच्छा दूसरे कमरे में तो हिलेगी नहीं, वो तो कंपास के अंदर की जो सुई है वो तो केवल कब हिलेगी, और उसे किसी चुंबक के क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, किसी चुंबक के आसपास रखा जाए। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन कर रहे हैं, इस वायर में करंट पास कर रही है, इस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से करंट पास कर रही है, तो इस वायर में जो करंट पास कर रही है इसके पास में मैग्नेटिक निडल हिलने लगी, तो उनके दिमाग में ऐसा चीज निकल जाएगी कि हिल क्यों रही है, जब इस तार से करंट पास कर रही है, तो करंट पास करने से तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से जो चुंबकीय सुई के पास रखी है उसे हिल रही है। तो यहाँ से पता चला कि किसी तार में करंट पास करती है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो उस एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि जब हम किसी कंपास को एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास, एक धारावाही चालक के पास, एक ऐसा चालक, एक ऐसा तार धारा बह रही हो, उसके नजदीक रखते हैं, तो कंपास के अंदर की जो सुई है उसमें आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। इससे हमें पता चल रहा है कि तार में करंट उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। इस बात को समझ पा रहे हैं? तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे बोला कि मेरे पास में एक वायर है, उस वायर से करंट पास करती है, उसके पास रखी सुई जो है चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक निडल क्यों मिल रही है, भाई चुंबकीय सुई तो चुंबक के आसपास ही तो हिलेगी, किसी चुंबकीय क्षेत्र में तो हिलेगी। Incoming voice call from home. When you place a magnetic compass near a near a near a near a near a near a current carrying conductor, when placed a magnetic compass near a current carrying conductor, a deflection is seen in the compass. From this we can conclude that a current carrying conductor generates a magnetic field. इन्हें लिखेंगे, जब हम एक चुंबकीय कंपास को एक धारावाही चालक, जब हम एक चुंबकीय कंपास को एक धारावाही चालक के नज़दीक रखते हैं तो इस कंपास की चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, यानी कि डिफ्लेक्ट होती है, विक्षेपित होती है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र को इससे निष्कर्ष निकलता है कि
धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देते हैं, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देते हैं। तो ये बात बताओ, इसमें काम की चीज ये है कि अगर किसी तार से किसी कंडक्टर से अगर करंट पास कर रही हो तो उसके आसपास कौन सा क्षेत्र पैदा होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि धारावाही चालक अगर धारावाही किसी चालक से तो कौन से क्षेत्र को जन्म देंगे, वो चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। ये हमें कैसे पता चला? ये एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट था उस स्टेट के द्वारा। उन्होंने कोई सोच के नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ सोचा कि मैं किसी तार में करंट पास करूंगा तो इसके आसपास में कोई कंपास रख के देखता हूं तो उसकी सुई हिलेगी क्या, क्या वो चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है क्या। एक्सीडेंटली पता चल गया वैसे ही। जब स्विच ऑन कर रहे हैं करंट पास करिए तो मैग्नेटिक निडल हिल रही है, स्विच ऑन कर रहे हैं तो ये निडल हिल रही है, यानी कि जैसे तार में करंट पास होती है तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। तो ये हमें एक्सीडेंटली पता चला, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अभी मेरे पास में ये बड़े तार में जो करंट पास हुई, एक मैं स्टेट कंडक्टर के सामने ले रहा हूं, इसमें जो करंट पास हुई ये, और इसके आसपास मैग्नेटिक निडल रखी है। जो मैग्नेटिक निडल रखी हुई है, अब इसमें से करंट पास करेगी तार में, तो जो निडल रखी हुई है इसके आसपास, तो निडल जो है इसकी सुई किधर को भागेगी, उसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, उसके बारे में हम एक स्नो रूल पढ़ेंगे। स्नो रूल तो स्नो रूल क्या कहता है? स्नो रूल कहता है कि अगर किसी तार में जो करंट है, अगर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ को फ्लो कर रही हो, एसएन क्या बता रहा है कि जो करंट है वो किधर को फ्लो कर रही हो, साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। अब हमने देख लिया भाई, अगर हमें मालूम किसी तार में करंट फ्लो कर रही है वो साउथ से नॉर्थ कर रही है, अगर किसी तार में करंट जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रही हो, और ओ का मतलब है कि जो वायर है वो ना रखाओ ओवर द कंपास, यानी कि तार जो है कंपास के ऊपर रखाओ। यानी मैं क्या किया, इस मेरे पास में कंपास है, ये जो तीर के साथ नॉर्थ पोल शो करता है, कंपास का ये साउथ है। अब इस तार में करंट फ्लो कर रही है नीचे से ऊपर की तरफ, तो मैं मान लूंगा कि जब भी करंट फ्लो करेगी ना, जैसे करंट फ्लो कर रही है तो मैं मान के चलूं करंट फ्लो कर रही है साउथ से नॉर्थ। अब इस तार को मैं कंपास के ऊपर रख दूं और वायर रखा ओवर द कंपास, तो जो कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो किधर को जब भागेगा, वेस्ट साइड की तरफ को। उधर ये साउथ है, नॉर्थ है, इधर क्या ईस्ट, इधर ईस्ट बनेगा, इधर क्या बनेगा, वेस्ट। तो जो कंपास की सुई है किधर को डिफ्लेक्ट होगी, हो जाएगी साउथ की तरफ को, यानी सुई है साउथ की तरफ भागेगी। अगर तार में करंट फ्लो कर रही है साउथ से नॉर्थ, और का मतलब कि वायर का ओवर द कंपास, तो जो कंपास का जो निडल है, नॉर्थ पोल ऑफ कंपास, नॉर्थ पोल ऑफ कंपास जो है वो किधर को डिफ्लेक्ट करेगा, टुवर्ड्स वेस्ट। तो दोबारा समझना, स्नो रूल ये कहता है अगर किसी तार में करंट पास कर रही हो साउथ से नॉर्थ की तरफ, जब भी करंट पास करे चाहे करंट ऐसे जा रही हो, चाहे ऐसे जा रही हो, चाहे ऐसे जा रही हो, आप ये मान के चलो कि करंट जा रही हो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, साउथ से नॉर्थ। जब भी तार में करंट पास करेगी मान के चलो करंट जा रही है साउथ से नॉर्थ की तरफ को, अगर वो करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, और तार जो है वो ऊपर रखा हुआ कंपास के, तो कंपास का जो नॉर्थ पोल जो है कंपास का वो किधर को डिफ्लेक्ट करेगा, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। ये मैं स्नो रूल ने बताया। अब इस बात को एक बार हम और देखते हैं ध्यान से, यहाँ पर ध्यान समझना। अगर मैं आपसे कह दूं कि एक तार में करंट फ्लो कर रही है, देखो तार में करंट जा रही है, तो अगर करंट ऐसे भी जा रही हो ना, तभी मैं मान के चलूंगा करंट जा रही है साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। अब अगर ये साउथ से नॉर्थ ये है तो ईस्ट और वेस्ट किधर बनेंगे, आपको बात पता है कि अगर मैं यहाँ पे लूँ ये ईस्ट होता है नॉर्मली, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ, ये साउथ, यानी कि नॉर्थ के राइट साइड में होता है ईस्ट और नॉर्थ के लेफ्ट साइड में होता है वेस्ट। अगर मैं इधर साउथ नॉर्थ ले रहा हूँ तो ईस्ट तो इधर बनेगा, इसके राइट साइड में क्या इधर बनेगा ईस्ट। सॉरी, ये हमारे पास नॉर्थ है तो नॉर्थ से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो ईस्ट आएगा, कंफ्यूज हो गया खुद ही, ईस्ट किधर की तरफ आएगा, साउथ नॉर्थ। अगर हम यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हाँ, तो ये आएगा मेरे पास में ईस्ट, इधर आएगा वेस्ट। चलिए लिखा हुआ मैंने, रीजन में पढ़ा आप सभी ने, ऊपर ईस्ट और नीचे वेस्ट, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक तार में करंट पास करें, इधर को भी पास करे, तभी मैं ये मान के चलूंगा कि वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ को। अब करंट जा रही है साउथ से नॉर्थ की तरफ को, अगर ये स्नो रूल मुझे क्या कह रहा है कि अगर करंट जा रही हो साउथ से नॉर्थ की तरफ को और वायर रखा हो कंपास के ऊपर, तो जो मैग्नेटिक निडल है वो किधर को डिफ्लेक्ट होगी, टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि जो मैग्नेटिक निडल होगी वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि नीचे की तरफ को। अब यानी कि पहले मेरी जो सुई थी वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर रही थी, तो इस बार जो तार जो उसको रखा कंपास के ऊपर तो वो सुई ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि टुवर्ड्स वेस्ट। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारी जो करंट है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ को पास करे और जो तार है वो ओवर रखा हो, इसके ऊपर रखा हो। ये वायर के लिए वायर को इंपोर्टेंस देंगे, वायर रखा है ओवर द कंपास, तो हमने क्या कहा, तार जो है ओवर द कंपास रखा हुआ है, तो जो मैग्नेट जो कंपास का नॉर्थ पोल है वो किधर को भागा, वेस्ट की तरफ को। अगर मैं यहाँ पे काम उल्टा कर दूं, अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक तार में करंट पास कर रही है साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, तो करंट पास कर रही है साउथ से नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, लेकिन जो वायर है ना वो वायर जो है वो इस बार कंपास के ऊपर रखा, कंपास के नीचे रखा है, वायर रखा है बिलो द कंपास, बिलो द कंपास। तो जो नॉर्थ पोल होगा कंपास का वो किधर को भागेगा, नॉर्थ पोल ऑफ कंपास, ये किधर को भागेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने याद किया स्नो रूल, तो स्नो रूल में तो हमारा वायर को ऊपर होता है ओवर, लेकिन रखा बिलो। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं कि वायर को ऊपर या नीचे कर दूं, करंट तो साउथ से नॉर्थ जा रही है लेकिन तार को मैंने बिलो कर दिया, तो यहाँ पे चेंज आ जाएगा, तो अब ये वेस्ट की जगह ईस्ट की तरफ को, वेस्ट की जगह ईस्ट की तरफ भागेगा। अगर मैंने ओवर की जगह बिलो कर दिया तो जो कंपास यहाँ पर रखी होगी जिसके नीचे रखा हुआ है, अब वो क्या करेगा, इधर ईस्ट था इधर वेस्ट था, वो किधर भागेगा, वो इस बार ईस्ट की तरफ भागेगा, वो ईस्ट की तरफ भागेगी। नॉर्थ पोल का जो कंपास है वो इस बार ईस्ट की तरफ भागेगा, एक चेंज कर दिया। देखो दोबारा समझना, अगर मैं आपसे कहूं करंट जा रही है साउथ से नॉर्थ और तार ओवर, ये ओवर किसके लिए तार की, कंपास की तार के तार का ओवर, अगर तार ऊपर का है तो जो कंपास की जो सुई है वेस्ट की तरफ भागती है, वेस्ट की तरफ को। लेकिन अगर हमने क्या किया कि वायर को बिलो कर दिया, यानी कि ओवर की जगह बिलो कर दिया, यहाँ पे चेंज होकर ईस्ट आ जाएगा। या मैं काम करूं कि स्नो रूल में हमने क्या किया, पहले सबसे पहले हमने ओवर की जगह कर दिया बिलो, करंट साउथ से नॉर्थ जा रही है, ये हमने कर दिया बिलो, तो किधर गया ईस्ट की तरफ। अगर मैं काम करूं ये करंट को साउथ से नॉर्थ नॉर्थ से साउथ कर दूं, तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूं तार को ओवर ही, तो यहाँ पे चेंज आ जाएगा, वो ईस्ट हो जाएगा। लेकिन मैं दो चेंज कर दूं, स्नो रूल में दो चेंज कर दूं, करंट साउथ से नॉर्थ जाए, नॉर्थ से साउथ चेंज करेंगे। स्नो रूल में चेंज करो, ओवर की जगह तार को बिलो, यहाँ पे चेंज हो जाएगा ईस्ट। स्नो रूल में साउथ से नॉर्थ कर दो, नॉर्थ से साउथ, इस को ओवर का फिर चेंज हो जाएगा ईस्ट, लेकिन यहाँ भी चेंज कर दिया नॉर्थ से साउथ और यहाँ भी चेंज कर दिया बिलो, तो दो चेंज के बाद वापस वही बन जाएगा। तो स्नो रूल जो है, स्नो रूल से कई बार आपसे पूछ सकता है कि स्नो रूल किससे संबंधित है, तो आपसे पेपर में कहेगा कि अब बच्चा फंस जाएगा कि स्नो के आगे ये बर्फ के आगे, वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन समझ लेगा। तो बोलेंगे स्नो रूल क्या होता है, अगर किसी तार में करंट पास कर रही है तो उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाने का काम आता है। ये हमें क्या कहता है, तार में करंट साउथ से नॉर्थ जा रही हो और ये ओ का मतलब तार रखा ओवर, ये कंपास ओवर की तार वायर के लिए होता है, ये करंट जा रही है साउथ से नॉर्थ और वायर रखा ओवर द कंपास, तो जो मैग्नेटिक जो आपने कंपास लिया उसका नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। लेकिन इस नॉर्थ में आप एक चेंज करो, ओवर की जगह तार को बिलो, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे साउथ से नॉर्थ करो, नॉर्थ से साउथ एक चेंज करो, फिर एक चेंज हो जाएगा, दो चेंज कर दिए, यहाँ भी चेंज कर दिया, यहाँ भी चेंज कर दिया, तो फिर दो चेंज के बाद वापस वही बन जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, आपको बताना है कि करंट जो है तार में फ्लो कर रही है नॉर्थ से साउथ, करंट फ्लो कर रही है नॉर्थ से साउथ और वायर रखा है ओवर द कंपास।
तार कंपास के ऊपर रखा हुआ है, तो आपको बताना है कि नॉर्थ पोल जो है कंपास का वो किधर को डिफ्लेक्ट होगा। नॉर्थ पोल ऑफ कंपास, या आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर को होगी। तो नॉर्थ पोल कंपास का किधर को भागता हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो नॉर्थ पोल कंपास किधर को भागेगा ये आपको बताना है। देखो हमने एक तार में नॉर्थ से साउथ, तो हमें पता है कि हमारे पास स्नो रूल है। स्नो रूल के अकॉर्डिंग करंट जानी चाहिए थी, साउथ से नॉर्थ जानी चाहिए थी, पर इसने कहा कि करंट जा रही है नॉर्थ से साउथ, यानी हमने यहाँ पे एक चेंज मार दिया, करंट जा रही है नॉर्थ से साउथ। और वायर के लिए होता है, वायर के लिए, और वायर क्या रखा है ओवर द कंपास की बिलो कंपास, ओवर द कंपास यानी कि झुका हुआ है। यानी मैंने केवल एक ही चेंज किया, करंट को साउथ से नॉर्थ की जगह नॉर्थ से साउथ किया, और तार अभी भी लिखा ओवर, यानी यहाँ पे अगर एक ही चेंज किया तो अभी एक ही चेंज होगा, यानी कि जो कंपास का जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल कंपास वो किधर को डिफ्लेक्ट होगा, ईस्ट डायरेक्शन में। तो जिनका ईस्ट आया उनका ठीक है। ये बेटा बेस्ट हमारा तब आता है मैं दो चेंज करता, स्नो रूल में दो चेंज कर देता कि करंट करता मैं साउथ से नॉर्थ की जगह नॉर्थ से साउथ, और वायर जो है वो ओवर द कंपास ना रखकर मैं लिखता कि वायर क्या बिलो द कंपास है। अगर मैं दो चेंज करता, एक चेंज यहाँ एक यहाँ, तो झुका तो वही का वही रह जाता है, दो चेंज किया तो आपका आंसर वेस्ट बनता, अभी आपका आंसर होगा ईस्ट। लेकिन स्नो रूल जो है ये आपसे कोई पूछेगा नहीं। स्नो रूल मैंने केवल जानबूझ के बताया कि कभी ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्नो रूल किससे संबंधित है, तो आप लिखा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से संबंधित है, या किसी तार में करंट साउथ से नॉर्थ जा रही हो और वो तार किसी कंपास के ऊपर खाओ तो कंपास का नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ मिलेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वेस्ट साइड में होगी, तो जो नॉर्थ पोल भागता है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। लेकिन ये कोई पूछने वाला नहीं है। अब देखो पूछता क्या हमारे से कि जब किसी तार में करंट पास करती है ना तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जब किसी तार में करंट पास करेगी तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड नीचे ऊपर नहीं होगा कि जो तार है वो कंपास के ऊपर खा के नीचे रखा है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसके लिए यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो एक्चुअल में हमारा जो सिलेबस है उसमें राइट हैंड थंब रूल है, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल। तो बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, बेटा ये फ्लेमिंग का राइट हैंड का नियम नहीं बता रहा हूं मैं, ये राइट हैंड थंब रूल है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इसमें जब आपको अंगूठा दिखेगा अंगूठे का नियम है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक है। तो इसे कल पढ़ेंगे, आज थोड़ा टेक्निकल सा हो गया चैप्टर ये। अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ शुरू से मैंने क्या क्या बताया आपको, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आज क्लास में बताया कि हमारे पास में एक मैग्नेटिक चुंबक है और चुंबक की जो रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ डायरेक्शन होती है, बाहर अंदर होती है साउथ से नॉर्थ, यानी कि क्लोज कर्व बनाती हैं। आप किसी पॉइंट पे अगर एक टेंजेंट खींच लोगे तो टेंजेंट आपको बताएगी कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, या इस पॉइंट पर अगर हम कंपास रखेंगे तो उसका नॉर्थ पोल पे किधर को बल लगेगा। तो मैं लिखा है चुंबकीय बल रेखा किसी बिंदु पर खींचेगा, इस पर रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, या उस बिंदु पर चुंबकीय कंपास के उत्तर ध्रुव पर बल किधर को लगेगा ये बताएगी। तो हमने क्या बताया आपको, ये एक हमने बताया कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती, अगर वो एक दूसरे को काट रही होंगी तो कटान बिंदु पर कटान बिंदु पर इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर आप दो टेंजेंट इस पर रेखा खींच सकते हैं, एक इस वाले लाइन के साथ खींच सकते हैं इसके हिसाब से, तो एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ जाएंगी जो कि संभव नहीं है। फिर हमने क्या बताया आपको कि एक उसके साथ एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या देखा जब उस तार में करंट पास करती है तो उसके आसपास कोई मैग्नेटिक कंपास रखी तो उसकी सुई हिल रही है, यानी वो सुई को चुंबकीय क्षेत्र मिलती है, तो यहाँ से पता चलता है कि उस तार में धारा रहती है तो चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देती है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा स्नो रूल याद रखना कि स्नो रूल किससे संबंधित है, ये संबंधित है किसी तार में करंट पास कर रही होगी उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए। ये मैंने आपको बता दिया, हालांकि कोई पूछेगा नहीं, हमारे से पेपर पूछेगा क्या कि दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट या राइट हैंड रूल है, अंगूठे का नियम।